तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग धारा 370 पढ़ रहे हैं कल, जैसे मैंने आपको बताया था। और धारा 370 पढ़ाने के लिए मैंने 1947 से अपनी हिस्ट्री शुरू की है कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री चली आई है 1947 से लेकर 2019 तक। 5 अगस्त 2019 को हमने हटाई धारा 370, है ना। तो वो क्यों हटाई, क्यों लगाई गई थी, क्या जम्मू कश्मीर को धारा 370 और धारा 35A, आपने सबने सुना होगा अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370, ठीक है। ये क्या है, इनमें क्या प्रावधान थे, क्या इनको हटाने की ज़रूरत आ गई थी, वो सबका अध्ययन करने के लिए हमने कल हिस्ट्री टटोल ली थी। और हमने ये देख लिया था कि 27 अक्टूबर 1947 से लेकर 31 दिसंबर 1948 तक अपना युद्ध चला पाकिस्तान के साथ में। और फिर नेहरू जी चले गए यूएन में, और फिर यूएन के संकल्प के अनुसार हमें युद्ध रोकना पड़ा। और जिस टाइम युद्ध रुका उसी सीमा रेखा को मान लिया गया LOC। और जिस वक्त हम LOC मतलब जिस टाइम युद्ध रुका था उस टाइम 2/3 हिस्सा हमारे पास था जम्मू कश्मीर का, और 1/3 हिस्सा था पाकिस्तान के पास में। अगर युद्ध 1 महीने और चल जाता और नेहरू जी नहीं जाते यूएन में, तो पूरा कश्मीर आज हमारा होता, क्योंकि हमारी आर्मी बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। लेकिन कुछ कुछ गलतियां सभी से हो जाती हैं, वो नेहरू जी से भी गलती नहीं कह सकते हम, शायद उस परिस्थिति में उनको वही ठीक लगा होगा। तो फिर मतलब उस टाइम पे ये हुआ और उसी चीज़ से फिर विवाद शुरू हुआ, ठीक है। अब जितना जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ पे था उसका अब यूएन ने क्या किया, यूएन ने तो आज तक उस मुद्दे पे फैसला नहीं दिया। यूएन ने कहा कि पहले जो पाकिस्तान है वो अपनी सेनाएं हटाए पीछे LOC से, ठीक है। और उसके बाद में जब पाकिस्तान सीमा हटा लेगा उसके बाद में हटाएगा भारत, ठीक है। भारत अपनी सीमाएं जम्मू कश्मीर से वापस ले जाएगा और उसके बाद में करवाया जाएगा वहाँ पे जनमत संग्रह, है ना। ना तो पाकिस्तान ने सीमाएं हटाई, ना पाकिस्तान ने सेना हटाई, ना भारत ने सेना हटाई, और ना ही कभी जनमत संग्रह हुआ, और ना ही मुझे लगता है आगे हो पाएगा, ठीक है। तो ये स्थिति आज भी बनी हुई है। तो हैदराबाद वाली अपन ने पढ़ी ली थी कि हैदराबाद में क्या हुआ था, कि हैदराबाद में विलय पत्र पर किस तरह हस्ताक्षर करवाए थे और किस तरह वहाँ पे पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था, और वहाँ पे जो MIM और जो रजाकारों ने जो हिंसा बरपाई थी उनका खात्मा किया था। और फिर इस तरह मतलब हैदराबाद का विलय हो गया, जूनागढ़ का विलय हो गया और कश्मीर का भी विलय हो गया, है ना, ठीक है। ये 3 घटनाएं हो गई। अब देखो, हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर ही दिए थे कश्मीर में। तो हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद में निश्चित हुआ कि आपातकाल में हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। तो हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को कभी भी नहीं बनाना चाहता था, शासन में नहीं लाना चाहता था, लेकिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद में उसके पास कोई और शक्ति बची नहीं। तो नेहरू जी ने कहा कि इतने दिन शेख अब्दुल्ला को वहाँ का मतलब CM तो क्या PM या शासक उस समय बनाया जाए, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर संभालने लगे और धीरे धीरे हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला ने पूरी तरह से पीछे कर दिया और अब्दुल्ला ही कश्मीर के स्थायी शासक अब बन गए, ठीक है। जून 1949 में पटेल, शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी की मीटिंग हुई। कब हुई? जून 1949 में। और इस मीटिंग को नाम दिया गया दिल्ली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्या नाम दिया गया? दिल्ली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू होना था। हमें पता है कि 26 जनवरी 1949 को, यहाँ पे आएगा 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होना था। और जम्मू कश्मीर पर निर्णय करने हेतु अब्दुल्ला मतलब शेख अब्दुल्ला सहित 4 मेंबर भारतीय संविधान सभा के सदस्य बना लिए गए। क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों 1947 में जब से हम आज़ाद हुए थे, जब से हमारी संविधान सभा कार्य कर ही रही थी और हमारा संविधान जारी था बनने को, है ना। संशोधन चल रहे थे, है ना, संविधान पे विचार विमर्श हो रहे थे। तो अब जबकि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा बन गया है, तो भाई हम जम्मू कश्मीर के लिए भी तो कुछ करेंगे ना। तो जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे तो वहाँ के लोगों की सहमति ज़रूरी है। तो जम्मू कश्मीर से हमने 4 मेंबर लिए हमारी संविधान सभा में, बाद में शामिल किए हमने जून 1949 में, ठीक है। और ये 4 मेंबर कौन थे? एक तो था शेख अब्दुल्ला और बाकी 3 मेंबर और थे, और इनको हमने संविधान सभा का सदस्य बना लिया कि भाई जम्मू कश्मीर पर किस तरह से क्या अपन को शासन करना है। संविधान सभा ने आम सहमति से अनुच्छेद 306A नाम से एक ड्राफ्ट तैयार किया, और जब संविधान पूर्ण हुआ तो यह 306A ही 370वां अनुच्छेद बन गया।
दोस्तों संविधान सभा में आम सहमति से, दोस्तों संविधान सभा में जो कोई भी निर्णय हुआ था ना वो वोटिंग से नहीं हुआ था। ये बहुत अच्छा डिसीजन था हमारे संविधान निर्माताओं का कि उन्होंने कहा था कि भाई कोई भी डिसीजन वोटिंग से नहीं करेंगे। वोटिंग से करते तो क्या होता, जैसे हम लोगों ने कोई कानून बनाया है तो कांग्रेस वाले कहते हैं ये बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी वाले कहते हैं ये कांग्रेस वालों ने बनाया है, ठीक है। और वोटिंग से कोई फैसला हो भी नहीं पाता है। एक तरफ 49% वोट पड़ रहे हैं, एक तरफ 51% वोट पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की है सहमति, बहुत सारे लोगों की नहीं है। तो संविधान सभा ने निर्णय किया था कि हम जो भी निर्णय लेंगे आम सहमति से लेंगे, और आम सहमति से ही ये तय हुआ कि एक अनुच्छेद बनाया गया 306A, कश्मीर के लिए स्पेशल बनाया गया, ठीक है। और जब संविधान पूर्ण हुआ तो क्योंकि जब संविधान बना तो बहुत सारे अनुच्छेद बीच में हटा दिए गए थे, क्योंकि बहुत सारों पर विवाद था, है ना। रोज ही तो संविधान सभा में ये बहस होती थी, भाई ये चाहिए अपन को, ये नहीं चाहिए। तो ये 306A ही आगे चलकर 370वां अनुच्छेद बना, जिसका हम डिस्कशन करने के लिए जिसने हमने ये लेक्चर शूट किया है, और जिसका मतलब कि मोदी सरकार ने अभी जो 370 हटाया है वो 306A था मूल संविधान में, और जब संविधान लागू हुआ तो उसका नंबर हो गया 370वां, ठीक है। अब ये 370वां अनुच्छेद भारत के संविधान के भाग 21 में रखे गए हैं दोस्तों। 369 से 392 तक के अनुच्छेद, ठीक है। कितने, 369 से 392 के अनुच्छेद कौन से इसमें रखे गए हैं, भाग 21 में। ये फैक्ट्स भी याद रख लिएगा क्योंकि छोटी एग्जाम्स में तो फैक्ट ही पूछे जाते हैं, ठीक है। 369 से 392 तक के अनुच्छेद रखे गए हैं भाग 21 में, है ना। और भाग 21 में ही 21 का नाम क्या रखा गया था, नाम रखा गया था अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। अस्थायी मतलब ये स्थायी नहीं है, और संक्रमणकालीन उपबंध मतलब विशेष परिस्थितियों के लिए कुछ उपबंध कुछ राज्यों हेतु स्पेशल किए जा रहे हैं, इसको भाग 21 में रखा गया था, ठीक है। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, इसमें कुछ जम्मू कश्मीर ही नहीं था दोस्तों, इसमें कई विशेष राज्य थे, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, है ना। ये विशेष राज्य भी इसमें थे इसी भाग 21 में। तो जो नागा जनजाति थी वो अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत आक्रामक थी। मतलब नागालैंड को इंडिया में मिलाना बहुत ही मुश्किल कार्य था, और जब नागालैंड को इंडिया में मिलाया गया तब तो पटेल भी जाते रहे थे, जब ये तो नेहरू जी ने ही किया था ये कारनामा। लेकिन नागा लोगों ने अब कहा कि भाई आप हमें मिला रहे हो और संविधान के भाग 21 में रख के, मतलब 21 में आप हमें रख रहे हो, लेकिन 21 का तो नाम ही ये है अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। हमें क्या, हमें पता चले कि कल को आपने हमें जो विशेष अधिकार दिए हैं वो हटा लोगे आप तो, क्योंकि इसका नाम ही अस्थायी है। तो फिर नेहरू जी ने उनको समझाते हुए आगे चलकर भाग 21 का नाम एक संविधान में संशोधन किया गया, शायद 13वां संशोधन ऐसे कुछ था, और उसका नाम रख दिया गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। मतलब विशेष, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और ये विशेष प्रावधान उसमें जोड़ दिए गए, और आज हमारे भाग 21 का नाम क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, ठीक है। अब दोस्तों भाग 21 का जो अनुच्छेद है 370, इसमें है क्या, देखो एक्चुअल में 370 के 3 भाग थे, एक तो 370(1), 370(2) और 370(3). जो हटाया गया है वो 370(1) हटाया गया है। एक्चुअल में रियल में तो अभी ये कहा गया है 370(1) हटाया गया, लेकिन वास्तव में ये सब कहने की बातें हैं, सारे हटा दिए गए हैं, पूरा 370 ही हटा दिया गया है, ठीक है। 370 के 3 भाग थे, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना मैं पढ़ा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुन लेना, ये लेक्चर सुनने के बाद में आप कभी नहीं बोलोगे कि जम्मू कश्मीर में हुआ क्या था, और क्या है 370 और क्या है 35A। तो 370 के 3 भाग थे, 1, 2 और 3। अब जो भाग 1 है उसके 4 भाग किए गए थे, A, B, C और D, ठीक है। 370(1)(a), अब हम देखेंगे इन चारों में क्या क्या कहा गया था, क्या हटाया गया है। 370(1)(a) में कहा गया था हमारे संविधान का अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। सबसे पहले ये कहा गया है कि संविधान का एक अनुच्छेद है 238, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। एक बार अनुच्छेद 238 में दोस्तों था क्या, अनुच्छेद 238 में भी कुछ विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रबंध करे गए थे, है ना। वो 238 में था, वो मैं आगे चल के बता दूंगी आपको 238 में क्या था। अभी के लिए आप ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, ये कहा गया है 370(a) में। इससे पहले एक बात आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे हमने हैदराबाद को मिलाया, जूनागढ़ को मिलाया, जैसे हमने जम्मू कश्मीर को मिलाया, तो इतना आसान नहीं था भारत का एकीकरण करना। जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप थे, ये सब भारत द्वारा अधिग्रहण। देखो अंडमान और निकोबार द्वीप थे ना, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये द्वीप तो हम नहीं देंगे, ये तो भाई
द्वीप है ना, छोटे छोटे से द्वीप हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी जगह है। तो इन्होंने कहा था ये तो हम अपनी छुट्टियां बनाने के लिए रखेंगे और यहाँ आया करेंगे। ये तो ब्रिटेन के अधीन ही रहने हैं। लेकिन पटेल ने कहा कि कैसे नहीं दोगे ये द्वीप, तो इसमें तो पहले क्या होता था, काला पानी की सजा दी थी जब अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, तो यहीं तो भेजा करते थे वो लोग। बोले इससे तो हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, कैसे नहीं दोगे ये द्वीप, ये तो हम लेके रहेंगे। और इसका कर लिया भारत ने अधिग्रहण। इसके बाद में जो लक्षद्वीप था दोस्तों, लक्षद्वीप को तो पता भी नहीं था कि भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है और क्या स्वतंत्रता होती है, किस लिए झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि लक्षद्वीप तो बहुत अलग है ना, वो भी समुद्र के अंदर एक द्वीप है। तो जब 1947 में हम पाकिस्तान से अलग हो रहे थे और बहुत सारे दंगे वगैरह उस टाइम पे चल रहे थे, तब पटेल को याद आया कि अरे लक्षद्वीप भी तो है, कहीं पाकिस्तान जाके वहाँ पे अपना मतलब कब्जा कर ले। तो पटेल को एकदम से याद आ गया और पटेल ने क्या किया, छोटा सा द्वीप है लक्षद्वीप, और उसका नाम उस दिन लक्षद्वीप भी नहीं था, 3-4 द्वीप है, लक्का द्वीप, मिनिकोय, अमिनी द्वीप, ऐसे ऐसे नाम से वहाँ पे 3-4 छोटे छोटे द्वीप थे। अब उनका एकीकरण करके उनका नाम कर दिया गया है लक्षद्वीप, है ना। तो इन द्वीपों के लिए फिर क्या किया पटेल ने, जल्दी से 1947 की ही शायद बात है, जल्दी से वहाँ पे सेना भेजी और बोला कि जाओ लक्षद्वीप पर अपना अधिकार कर लो। हमारी सेना गई, सेना ने देखा कि वहाँ पे आदिवासी, उनको तो पता भी नहीं था आदिवासियों को, और जाके वहाँ पे अपना झंडा गाड़ दिया। आदिवासियों ने कहा भाई तुम कौन हो, तो आदिवासियों ने मतलब हमारे सैनिकों ने कहा कि आज से आप लोग भारत में आए हो, भारत में हो गए हो, और ये हमारा तिरंगा है। तो उन्होंने कहा पहले ये बताइए भारत कौन है, तिरंगा कौन है। बस तो उन्होंने कहा कि बस आज से आप भारत के हिस्से हो। बोले वो तो ठीक है, लेकिन हम तो हिस्से थे ही तो नहीं। आज फिर हमारे सैनिकों ने कहा आज आप जहाँ हो वह भारत होगा, आज से वह भारत कहलाएगा। उन्होंने कहा कि हम तो पहले भी यहीं थे, तो इसमें क्या नई बात हो गई। मतलब वो लोग तो बहुत मासूम थे, उनको तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन भारत ने अपना वहाँ पे तिरंगा लगा दिया जाके। ठीक है, हमने तिरंगा लगाया ही था कि उधर जिन्ना साहब को याद आया कि लक्षद्वीप तो रह ही गया, लक्षद्वीप पे तो अधिकार करना है, छोटा सा द्वीप था, इतना ईजी था इन पे अधिकार करना। जिन्ना साहब ने भेजा अपनी सेना को, उनकी सेना वहाँ पहुँची, शायद 1-2 घंटे का गैप होगा, और उनकी सेना वहाँ पे पहुँची और उन्होंने देखा कि वहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है, तो वो वापस पहुँच गए। तो इस तरह से हमने लक्षद्वीप का अधिकार किया था। अब आप ऐसे सोचोगे कि हर चीज़ पे तो हमने जनमत संग्रह नहीं करवाया था ना भाई, इतने छोटे छोटे से टुकड़े हुए पड़े थे, कहाँ तक जनमत संग्रह करवाते और कहाँ तक हम यूएन के परमिशन लेते। देख लिया था ना हमने, एक दो मुद्दे हम यूएन में लेके गए, वो आज तक अटके पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने लक्षद्वीप पे अधिकार किया। रही उधर बच गई दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली को भारत ने अधिग्रहण किया पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों के अधीन थे दादरा नगर हवेली। ठीक है, अब दादरा नगर हवेली कहाँ सी आपको याद है, यहाँ जैसे गोवा है और यहाँ दादरा नगर हवेली है, और इधर है जैसे दमन और दीव। अब दादरा नगर हवेली थी पुर्तगालियों के अधीन, ठीक है, यहाँ ये भी पुर्तगालियों के अधीन और दमन दीव ये भी पुर्तगालियों के अधीन। बीच में क्या था, समुद्र था। अब ये समुद्र किसका था, हमारा था, इंडिया का था। ठीक है, अब जब भारतीय सेना यहाँ पे पहुंची तो पुर्तगाली हमें दे नहीं रहे थे। पटेल ने, नेहरू जी ने समझाया था कि दे दो भाई, देखो हमारे हिस्से हैं, आप लोगों से नहीं हो पाएगा, आप हमें दे दो, पर वो नहीं माने। तो पटेल ने क्या किया कि सेना भेज दी वहाँ पे। ठीक है, सेना भेज दी, तो इनकी जो पुर्तगालियों की आधी सेना थी वो दमन दीव में थी। तो ये अपनी सेना को उन्होंने कहा कि आप हमारी मतलब रक्षा करने के लिए आओ। अब आते कहाँ से, बीच में तो समुद्र है और हमारा हिस्सा है बीच में। तो हमने, भारत ने कहा कि हम नहीं आने देंगे, हमारा समुद्र है, हम क्यों आने दें आपको, ये हमारी टेरिटोरी है। ठीक है, अब पुर्तगाली पहुंचा यूएन में, तो यूएन जाके बोलता है कि हिंदुस्तान ना, हमारी सेना हमें दमन दीव से ना यहाँ पे दादरा नगर हवेली में लाने नहीं दे रहा, कह रहा है समुद्र हमारा है। तो यूएन कहता है भाई उनका ही है, क्यों लाने देगा भाई, किसी देश की अपनी इच्छा है कि मैं तुम्हें मेरे देश के अंदर से सेना लेके जाने दूँ, नहीं लेके जाने दूँ। ठीक है, तो ऐसे करके हमने दादरा नगर हवेली पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब क्या बच गया, ये दमन दीव बच गया। यहाँ पे जो था उस टाइम तक हमने दमन दीव पे हिस्सा नहीं किया था, मतलब अधिकार नहीं किया था, दादरा पे तो कर लिया था। 1961 की बात है कि अफ्रीका में ना कुछ पुर्तगालियों ने बदमाशियाँ कर दी, मतलब अफ्रीका मतलब जो काले रंग भेद की नीति होती थी वहाँ पे उन्होंने कुछ वैसा वाला किया। तो शायद युगांडा के पीएम आए और उन्होंने नेहरू जी को बोला, एक्चुअली मुझे याद नहीं है युगांडा था या फिर कोई और देश था,
तो नेहरू जी को बोला कि भाई पुर्तगाली है ना हमें बहुत परेशान कर रहे हैं और ऐसे ऐसे रंग भेद की नीतियाँ कर रहे हैं ये वो। तो नेहरू जी ने कहा कि उस टाइम तक तो 1961 तक तो पटेल जी तो जाते रहे थे ना, 1950 में ही पटेल की तो डेथ हो गई थी, अब तो नेहरू ही थे। तो नेहरू बड़े आदर्शवादी थे, छीनने को तो हम दमन दीव भी कब का ले लेते हैं उनसे, लेकिन हम नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी को डर लगता था कि भाई यूएन में हमारे देश की तो बदनामी हो जाएगी कि हम तो साम्राज्यवादी नीति अपना रहे हैं ये वो। नेहरू जी बड़ी आदर्शवादी विचारों के थे, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे ना वो, तो आदर्शवादी विचारों के थे, इसलिए वो दमन किसी का नहीं करना चाहते थे। पटेल जितने दिन रहे उन्होंने बहुत सारे राज्य छीन लिए, जैसे हमने हैदराबाद की स्टोरी देखी तो छीना ही था एक तरह से, ठीक है। लेकिन आज क्या है, आज हैदराबाद वासियों को पता भी नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या था, और अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं और अच्छे तरीके से मानते हैं, ठीक है। तो फिर जब उनके पीएम ने आके बोला तो नेहरू जी बोले अच्छा अच्छा इंटरनेशनल मैटर है और हिंसा का मैटर है, अभी रुकिए 2 मिनट रुकिए आप, और हमारी सेना भेजी यहाँ पे दमन दीव पे, और शायद एक दिन भी नहीं लगा दमन दीव पे अधिकार करने में उनको, ठीक है। इस तरह से दमन दीव हमारा हिस्सा हो गया। एक मैंने बताया था कि 4 राज्य, एक तो पौंडीचेरी है ना और चंद्रनगर, तो पौंडीचेरी में ही आते हैं दोस्तों ये यनम, माहे और कराईकल है, ठीक है। तो यनम तो है आंध्र प्रदेश में, माहे था केरल में, और कराईकल और पौंडीचेरी दोनों तमिलनाडु में है ना। तो ये चारों आते हिस्से किसके हैं, ये पौंडीचेरी के ही हैं। एकमात्र हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, उसका यनम भी पौंडीचेरी में ही आता है, माहे भी पौंडीचेरी में ही आता है, और पौंडीचेरी तो जैसे आता ही है, और कराईकल भी पौंडीचेरी का ही हिस्से हैं, ठीक है। तो ये जो यनम, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी थे, और इसके अलावा एक चंद्रनगर, चंद्रनगर कहाँ था, चंद्रनगर था पश्चिम बंगाल में। ये सब कहाँ पे थे, ये सब फ्रांसीसियों के अधीन थे। अब जब हम आज़ाद हो रहे थे तो हमने, पटेल ने और नेहरू जी ने कहा कि भाई देखो फ्रांसीसियों हमारी बात सुनो, हमें चंद्रनगर या छोटे मोटे हिस्से जो भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। तो फ्रांस ने कहा नहीं हम नहीं देंगे, हम तो अपने पास रखेंगे, हम क्यों दे दें भाई आपको। लेकिन पटेल ने समझाया कि देखो सारा देश हमारा हो गया, छोटे मोटे हिस्से हैं, आप नहीं कर पाओगे काबू, हमें दे दो। तो फ्रांस बोलता है मैं तो प्लेमिसाइड करवाऊंगा, मतलब जनमत संग्रह करवाऊंगा। फ्रांस को बड़ा भरोसा था कि उन्हें लगता था कि भाई फ्रांस की तो इतनी दादागिरी चलती है, फ्रांस से कौन हटना चाहेगा भाई, कौन देश इंडिया जैसे नए देश को अपने अधिकार में रहना चाहेगा, चंद्रनगर वाले तो अपन को ही वोट देंगे। तो फ्रांस को बड़ा घमंड था। चंद्रनगर में वोटिंग हुई, लगभग 5,000 वोट पड़े इंडिया के पक्ष में और सिर्फ 114 वोट पड़े फ्रांस के पक्ष में। यहाँ फ्रांस की बड़ी बेइज्जती हो गई। अब चंद्रनगर तो हो गया ना हमारा, अब फ्रांस बोलता नहीं नहीं मैं प्लेमिसाइड नहीं करवा रहा, आगे नहीं करवा रहा मैं प्लेमिसाइड, चंद्रनगर तो ले लो पर बाकी नहीं दूंगा, ठीक है। यनम और माहे की जनता ने खुद विद्रोह कर दिया कि हम नहीं फ्रांस के साथ रह रहे, हमें भारत के साथ आना है, और इतने में भारत की सेना गई और उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर बचे कराईकल और पौंडीचेरी, कराईकल और पौंडीचेरी में फिर हमने जनमत संग्रह करवाया और फिर हमने भारत में विलय कर लिया। ऐसे करते करते देखिए कितने सारी मैंने स्टोरी सुनाई है, कितने सारे, ऐसे मजाक थोड़ी ना होता है किसी देश का एकीकरण करना, बहुत बहुत मतलब दिमाग भी लगा था, बल प्रयोग भी हुआ था, दमन भी हुआ था, सब कुछ करना पड़ता है तब जाके एक राष्ट्र बनता है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों जैसे अमेरिका है, हमारे संघ में क्या गया गया, भारत एक राज्यों का संघ होगा, है ना। भारत को कहीं भी ये नहीं कहा गया, हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि हम संघीय राज्य होंगे, बल्कि हमारा फर्स्ट अनुच्छेद 1 ऐसे कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है, संघ होगा ऐसे कहता है भारत, है ना, अनुच्छेद 1, है ना। तो इसका मतलब है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, है ना। जबकि अमेरिका में रखा गया है संघीय राज्य होगा, मतलब किसी भी राज्य को वहाँ से अलग होने का अधिकार है। तो हमने तो ये पहले ही कह दिया कि हमसे तो अलग होने का अधिकार है ही नहीं ना। अमेरिका ने कहा है कि हमसे मतलब किसी भी राज्य को जब चाहे वो जब अमेरिका से अलग हो सकता है। वहाँ पे 50 राज्य हैं, 50 राज्यों से मिलकर बना है अमेरिका, ठीक है। तो शायद अब्राहम लिंकन की ही बात है या फिर कोई और प्रधानमंत्री थे, मुझे प्रधानमंत्री का नाम तो याद नहीं है, लेकिन उनके 7 राज्यों ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया था कि हमें अमेरिका के साथ नहीं रहना है। और वहाँ के अमेरिका के जो प्रधानमंत्री है ना, बुरी तरह से युद्ध में उनको पराजित किया और उनको घसीट घसीट के लेके आए थे अमेरिका में, जबकि उनको तो अधिकार है कि वो जब चाहे जब अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं अलग होने देता। इतना बड़ा राज्य, अपने 7 राज्य अगर अलग हो जाते हैं तो देश मतलब पूरी तरह से टूट जाता है एक तरह से, ठीक है। टेक्सास, लुसियाना, ये सब राज्य थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। आगे चलकर ये चले गए वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में। अब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट हमसे बहुत ताकतवर है, हमने भी अमेरिका के
सुप्रीम कोर्ट जैसी ही शक्तियां ग्रहण करी हैं, पर फिर भी उनकी न्यायपालिका हमसे बहुत ताकतवर है। न्यायपालिका कुछ नहीं करती ऐसे मामलों में। न्यायपालिका को अच्छी तरह से पता है कि 7 देश अगर अलग हो रहे हैं तो देश पूरा डामाडोल हो जाएगा। तो न्यायपालिका को जाके टेक्सास वगैरह बोलते हैं कि सर हमें तो अलग होना है। तो उन्होंने कहा क्यों अलग होना है, तो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं रहना। तो फिर बोलते हैं कि और ये तो हमारे संविधान में लिखा गया है कि हम जब चाहे अलग हो सकते हैं। तो न्यायपालिका बोलता है, न्यायपालिका काम ही ये है कि संविधान का ढंग से विवरण करना। तो न्यायपालिका बोलता है नहीं नहीं, संविधान में ऐसे नहीं लिखा गया। संविधान में ऐसे लिखा गया है कि जब कोई भी उपाय ना बचे तब आप अलग हो सकते हो। तो वो राज्य बोलते हैं हाँ तो सर कोई उपाय नहीं बचा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये मैं डिसाइड करूंगा कोई उपाय बचा है कि नहीं बचा। तो फिर बोलते हैं हाँ आप डिसाइड कर दो। तो बोलते हैं नहीं नहीं, उपाय बहुत बचे हैं, अभी आप यहीं रहो। ऐसे करके दोस्तों आज भी टेक्सास और वगैरह सब मतलब अमेरिका के साथ ही हैं, और कोई भी राज्य वहाँ से अलग नहीं हो पाया है। और आज तो वो लोग अमेरिका में मिल भी गए एक तरह से, उनका अब कोई शिकायत भी नहीं है ना। तो सब हर एक देश को साम दाम दंड भेद से काम करना ही पड़ता है अगर सारे राज्य को एक साथ लेके चलना हो। ठीक है, अब जो मैंने कहा था अनुच्छेद 238 में क्या विशेष प्रावधान है, तो अनुच्छेद 238 में कहा गया था एक तो हम अपने सेना रखेंगे, जिनको अनुच्छेद 238 जिनमें लागू था ना, जिन विशेष राज्यों में उन्होंने कहा था कि एक तो हम अपनी अलग सेना रखेंगे। दूसरा वो प्रीवी परिषद वगैरह, प्रीवी पर्स परिषद नहीं, प्रीवी पर्स हमें चाहिए। मतलब वो क्या होता थी, भारी पेंशन लेते थे, भाई हम अपना राज्य आपको दे रहे हैं तो आप हमें प्रीवी पर्स दीजिए, भाई हम यहाँ के राजा रहे हैं तो हमें पेंशन चाहिए लाखों करोड़ों रुपए की। ठीक है, तो उस वक्त नेहरू जी ने इनके सारी मांगे मांग ले गई थी और कई विशेष अधिकार उन्हें दिए गए थे। 370(1) में क्या कहा गया था कि ये जो 238 है ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, कि ऐसा राज्य नहीं होगा जम्मू कश्मीर की भाई इनको आप थोड़ी सी ऐसी शक्तियां दे दी, जम्मू कश्मीर का तो सारा संविधान ही अलग चलेगा। पहला 370(a) में ये कहा गया था। ठीक है, 370(1)(a) में। दूसरा 370(1)(b) कहता है कि भारतीय संसद का जम्मू कश्मीर पर कितना अधिकार होगा, इसके अनुसार संघ सूची और संवर्ती सूची के 3 विषय संचार, विदेश और सेना पर भारत का अधिकार है, और बाकी जो सारे विषय हैं उन पर जम्मू कश्मीर का अधिकार होगा। और अगर 3 विषयों के अलावा कोई विषय पर भारत सरकार कानून बनाना चाहे तो वह जम्मू कश्मीर की सहमति से और राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही बनेगा। मैं आपको समझाती हूँ क्या कहा गया है 370(1)(b) में। 370(1)(b) में हमारी संसद को कितना कानून हमारी संसद जम्मू कश्मीर पर बना सकती है, ये कहा गया है कि संसद को कितना अधिकार है जम्मू कश्मीर में कानून बनाने का। तो इसमें कहा गया है कि संघ सूची और संवर्ती सूची के केवल 3 विषयों पर संचार, सेना और विदेश, इन पर संसद कानून बना सकती है, बाकी कोई भी विषय पर कानून नहीं बना सकती। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में भारतीय संसद संघ और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना चाहती है तो पहले उसे जम्मू कश्मीर से सहमति लेनी होगी, अर्थात जम्मू कश्मीर की विधानसभा या वहाँ की सरकार से सहमति लेनी होगी। और उसके बाद में जब सहमति सरकार दे देगी तो उसके बाद में राष्ट्रपति का आदेश होगा और तब फिर सरकार किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो समझ गए कि सीमित शक्तियां हमारी संसद को दी गई थी जम्मू कश्मीर में शक्ति मतलब कानून बनाने के लिए। 370(c) में कहा गया कि भारतीय संविधान के केवल 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे और कोई भी अनुच्छेद नहीं। एक तो अनुच्छेद 1 और एक अनुच्छेद 370, सिर्फ 2 अनुच्छेद लागू होंगे, ये 370(c) में कहा गया था। और 370(d) में कहा गया था कि यदि कोई अन्य अनुच्छेद लागू करवाना है तो फिर वह राष्ट्रपति का आदेश चाहिए होगा और राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की सहमति के बाद ही यह आदेश लागू होगा। कि भाई अगर केवल 2 अनुच्छेदों के अलावा कोई तीसरा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश जरूरी होगा। और राष्ट्रपति यह आदेश कब देगा, जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा अपनी सहमति दे देगी। ठीक है, तो समझ गए 370(1) में क्या कहा गया है कि 238 लागू नहीं होगा। 370(1)(b) में क्या कहा गया है, बी में ये कहा गया है कि संसद को कितनी शक्ति प्राप्त है वहाँ पे कानून बनाने की। 370(1)(c) में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के अलावा कोई भी अनुच्छेद वहाँ पे लागू नहीं होगा। 370(d) में क्या कहा गया है कि अगर कोई अनुच्छेद लागू करवाना है तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा की सहमति के पश्चात राज्यपाल आदेश जारी करेगा और उसी आदेश के पश्चात कोई हम अनुच्छेद मतलब लगा सकते हैं कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में।
यदि जम्मू कश्मीर की सरकार कुछ मामलों में भारत को सहमति देती है तो उस सहमति को वो तब मानेंगे जब वहाँ की संविधान सभा हाँ भरेगी। एक मामला यह भी है कि जम्मू कश्मीर की संविधान मतलब विधानसभा या सरकार कुछ मामलों में भारत को अधिकार देती है कि आप यहाँ पे इस वक्त इस चीज़ पे कानून बना दो, तो उसके लिए जरूरी है कि वहाँ की संविधान सभा हाँ करे। ठीक है, संविधान सभाएं थी उस वक्त, अब तो संविधान सभा है नहीं ना, संविधान बन गया तो संविधान सभा क्या करेगी। अनुच्छेद 370 हटाने हेतु राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता थी। अगर कभी अनुच्छेद 370 हटाना पड़े तो राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत थी, और वह आदेश जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिशों से ही निकलेगा। आदेश राष्ट्रपति कब देगा, जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, विधानसभा नहीं संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया है, वो सिफारिश करे राष्ट्रपति से कि आप मतलब प्रधानमंत्री से सिफारिश करो कि 370 हटा दे। और क्योंकि संविधान सभा अब रही नहीं है तो 370 का हटाना मुश्किल है। भाई संविधान सभा अब कहाँ है, संविधान सभा तो वहाँ का संविधान कब का बना गया, तो संविधान सभा तो खत्म हो गई, अब तो संविधान बनाने वाले मेंबर ही नहीं रहे, है ना। तो फिर कैसे हटा 370, क्या किया गया 370 को हटाने के लिए, यही हम देखेंगे। भाई 370 को कितना सशक्त बना दिया गया ये आपने देख लिया, हटाने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, फिर भी मोदी सरकार ने हटा दिया। तो कैसे हटाया यही हम देखेंगे। ये तो हमने देख लिया कि 370 में क्या क्या अधिकार विशेष उसको दिए गए थे जम्मू कश्मीर को। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, और साथ ही 370 हमारे संविधान में अनुच्छेद 370 रखा ही गया था जम्मू कश्मीर के लिए, वो भी लागू हो गया। 351 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ, मतलब 351 में बनने शुरू हुई संविधान सभा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बनी, और 51 से 56 तक जम्मू कश्मीर का संविधान बना, और 26 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का अलग संविधान लागू हो गया। अलग जम्मू कश्मीर का तिरंगा है, अलग जम्मू कश्मीर का संविधान है, और हमारा संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 1 के अलावा कोई भी नियम वहाँ पे नहीं चलता है भारत सरकार का। ठीक है, ये अब तक की सिचुएशन थी। 1952 में शेख अब्दुल्ला, अब देखो दोस्तों, शेख अब्दुल्ला इतने दिन तो नेहरू जी के फ्रेंड थे, अब शेख अब्दुल्ला थोड़े से डावाडोल होने लगे, कभी पाकिस्तान से कोई समझौता कर रहे हैं, कभी भारत से, उधर से पैसे हट रहे हैं, इधर से पैसे हट रहे हैं। अब नेहरू जी का विश्वास हो गया खत्म शेख अब्दुल्ला पे। नेहरू जी ने सोचा यार इतनी मेहनत करके इसको प्रधानमंत्री बनाया और ये तो अपना ही नहीं रहा, ये तो धोखा दे गया। तो जब 1952 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, राजा हरि सिंह के पुत्र, जो उनके राजा हरि सिंह के छोटे पुत्र थे, वो भी नाबालिग मतलब बहुत कम एज के थे, करण सिंह, उनको सदर रियासत बना दिया। सदर रियासत मतलब एक तरह से वहाँ का राजा ही मान लो, जिसको अलग नाम दिया गया था सदर रियासत। ठीक है, उन्हें लगा था कि अगर हरि सिंह को बनाऊंगा तो हरि सिंह फिर से मेरे कामों में अड़चन लगाएगा, है ना। तो शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा, इस करण सिंह को बना देता हूँ, छोटा सा है, ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। लेकिन करण सिंह ने वो ही किया जो कि इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया था कि ये तो गूंगी गुड़िया हैं, ये क्या कर पाएंगे, लेकिन आगे चलकर इंदिरा गांधी ने अच्छे अच्छों को हिला दिया था। ठीक है, तो 53 में करण सिंह ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में नेहरू जी के कहने पर शेख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मतलब कि करण सिंह ने वो किया जो अब्दुल्ला कभी सोच भी नहीं सकता था, उसने उसकी सरकार ही गिरवा दी। ठीक है, और लेकिन ये काम करवाया किसने, करवाया नेहरू जी ने। और 1952 से लेकर 52 में सरकार गिरवा दी, तो 52 से 75 तक फिर क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार आ गई वहाँ पे, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अब जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकार आ गई। इससे पहले 1952 में दोस्तों नेहरू और अब्दुल्ला के बीच में जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था, मतलब दिल्ली अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसमें अब्दुल्ला ने कुछ विशेष अधिकार नेहरू जी से मांगे थे कि भाई हमारे राजा को हम सदर रियासत कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री को वजीर आलम कहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, वजीर आलम कहेंगे, डेमोक्रेसी से आप लोग हमारे से छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो नेहरू जी ने बहुत समझाया भाई ये सदर रियासत, वजीर आलम, एक ही देश में दो दो नाम, दो दो पद अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन उस टाइम पे नेहरू जी के पास कोई और चारा नहीं था, पटेल भी जा चुके थे, यूएन का दबाव हमारे पास आ रहा था, गांधी जी जा ही चुके थे, तो नेहरू जी को उनकी मांगे माननी पड़ी। ठीक है, इसी के साथ ही 52 में तो ये हुआ था दिल्ली अंडरस्टैंडिंग। एक 54 में दोस्तों राष्ट्रपति का आदेश आया था, वो आदेश बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी आदेश में अनुच्छेद 35A को शामिल किया गया था। दोस्तों अनुच्छेद 35A कोई भी भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 35A कहीं भी अनुच्छेद देखने को नहीं मिलता है संविधान में। क्यों? क्योंकि उसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा लाया गया था। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद 35A में क्या है, इसे क्यों हटाया गया। भाग 3 में, हमारे जो संविधान का भाग 3 है, उसमें 12 से 35 तक दिए गए हैं मौलिक अधिकार।
और अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मूल अधिकारों को लागू करने की और उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद की। मतलब संसद चाहे तो किसी भी राज्य में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ये संसद के पास ही अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 35 में। ठीक है, वैसे तो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 14 से लेकर 32 तक है, लेकिन ठीक है, लेकिन 33, 34, 35, 33 में क्या कहा गया है कि जो सैन्य शासन मतलब सैनिक वगैरह हैं उनके मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। सैनिकों को वो सभी मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होते, जैसे हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन सेना में वो अधिकार नहीं चलते हैं। तो अनुच्छेद 33 में ये कहा गया। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ जब लागू होता है, सैनिक शासन लागू होता है, उसके संबंध में बात कही गई है। और अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद के पास ये शक्ति है कि वो मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 35 में कहा गया है। और अनुच्छेद 35 से कहता है कि कोई भी ऐसी विधि जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगी जो जम्मू कश्मीर से जुड़े प्रावधानों से अलग है। देखो 35 में हमें संसद को अधिकार दिया है संविधान ने कि कोई भी कानून बना सकते हैं जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ज़रूरी हो, लेकिन 35A जोड़कर ये कह दिया, जम्मू कश्मीर ने ये मतलब निश्चित करवा लिया कि भाई तुम लोग भारत में बनाओ कानून 35 के तहत, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर में आप कोई भी ऐसा कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं करोगे या बाध्य नहीं करोगे कि भाई ये मौलिक अधिकारों के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो ये उन्होंने सुनिश्चित करवा लिया 35A में। अर्थात मान लो कि अगर मूल अधिकार जम्मू कश्मीर की सरकार देती है तो देती है, ठीक है, लेकिन भारतीय संसद इसे वहाँ लागू नहीं करवा सकती है। भारतीय संसद के पास ये अधिकार नहीं है। भारतीय संसद और सभी राज्यों में लागू करवा सकती है, लेकिन वहाँ लागू नहीं करवा सकती, क्योंकि 35A ने उन्हें अधिकार दे दिया कि आप 370 से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते और हमें किसी भी चीज़ के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 370 और अगर करवाती है तो अनुच्छेद 370 के तहत करवाएगी। और 370 में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी कानून बनाना है तो पहले जम्मू कश्मीर की सरकार अर्थात विधानसभा सहमति देगी और उस सहमति के पश्चात राज्यपाल आदेश जारी करेगा। और राज्यपाल आदेश जारी करने के बाद में, राष्ट्रपति आदेश जारी करने के बाद में आप कानून बना सकते हो। ठीक है, 335A में और क्या लिखा गया है, स्थायी नागरिक की परिभाषा दी गई है जम्मू कश्मीर में। भाई स्थायी नागरिक कौन कौन से होंगे, तो उन्होंने कहा है कि या तो जो हमेशा से यहाँ रह रहे हैं या फिर 10 साल से ऊपर से जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी टर्म्स हैं जो जम्मू स्थायी नागरिक के लिए उन्होंने दी है। पहले तो उन्होंने स्थायी नागरिक को परिभाषित कर दिया 35A में, फिर आगे कहा कि स्थायी नागरिक को हम विशेष अधिकार दे रहे हैं। क्या, जमीन खरीदने का अधिकार। मतलब जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता, केवल जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक ही जमीन खरीद सकता है। नौकरियों में आरक्षण जम्मू कश्मीर में और किसी को आरक्षण प्राप्त नहीं होगा, वहाँ के स्थायी नागरिकों को प्राप्त होगा। इसके अलावा एक और प्रावधान 35A में कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर की महिला अगर किसी बाहर के पुरुष से, मतलब कि हमारे जैसे दिल्ली के आदमी से उन्होंने शादी कर ली, तो उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ये सभी 35A में जम्मू कश्मीर ने रखवा लिए, विशेष अधिकार होगा। इससे क्या हो गया, इससे हम लोग तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। भाई हमारा भारत का कोई भी बिजनेसमैन जाके जम्मू कश्मीर में ना ज़मीन खरीद सकता है, ना कोई बिजनेस कर सकता है, ना वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, ये सभी जम्मू कश्मीर ने अपने लिए लागू करवा लिया और यही आगे चलकर विवाद के मुद्दे बने। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि 370 और 35A में क्या लिखा गया है ये आपको समझ में आ गया होगा, हिस्ट्री आपको समझ में आ गई। अब हम एक लेक्चर और बनाएंगे और उसमें पढ़ेंगे अब इन्हें कैसे हटाया गया और क्यों हटाने की ज़रूरत हमें पड़ी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।